हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद उज्जवल सिंह पे हम आपको फंडामेंटल राइट के बारे में बता रहे थे। और कल हमने आपको बताया था अपने कौन सा बताया था 25 से 28 के बारे में बताया था, जिसमें आपको एक था किसके बारे में था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था कि धर्म के बारे में हमें किस किस प्रकार की हमें स्वतंत्रता दी गई है। तो हमारा ये जो अध्याय चला हुआ था किस पे कैसे चला हुआ था, जैसे हमने माना था कि ये एक हमारा शुरू में गांव था। मतलब गांव गांव था और गांव के बीच में क्या था, बहुत बड़ा गांव था जिसमें जंगल वगैरह थे और छोटे छोटे टुकड़ों में हमारा गांव बटा हुआ था। मतलब एक घर कहाँ था, एक घर कहाँ था, और जिससे हमारे समाज में अनेक समुदाय बने हुए थे। और समुदाय बनने के बाद हमने क्या किया, उन सारी समुदाय को एक इकट्ठा किया। मतलब उनको एक छतरी के नीचे के लेकर के आए, जैसे अम्ब्रेला की तरह। ठीक है, अम्ब्रेला के लाए हुए उसको एक सीमा निर्धारित की, उसका सीमा निर्धारित करके उसका नामांकन किया। नामांकन करने के बाद हमने क्या किया, उसको वो अंदर उसके जो डिवाइड है उसको किया, वो उनको भागों में बांटना बांटा। उसके बाद उनको वो बताया कि अगर एक दूसरे को मिलाना है तो उसको पास के क्या करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारे जो देश में हमारे जो गांव में जो नागरिक रह रहे हैं उनकी एक पहचान के लिए हमने क्या किया, उनको एक पहचान पत्र दिया। उसके बाद हमने क्या किया, उनको जो राज्य में हमारे जो गांव में जो शासन करेगा हमारा सरपंच वगैरह, उसको सरपंच को बताया उसको कौन कौन होंगे राज्य में शासन करने के लिए। उसके बाद हमने क्या किया कि वो विधि किस तरह से बनाएंगे। और विधि बनाने के बाद हमने बताया कि विधि के समान जो पहले सभी समान होंगे। समान होने के बाद हमें कुछ उनमें आंदोलन वगैरह, मतलब उनको आरक्षण वगैरह या छुआछूत की बीमारी है उसको दूर किया। उसके बाद हमने स्वतंत्रता का अधिकार दिया। स्वतंत्रता अधिकार के बाद हमने दिया उनमें क्या, जीवन का अधिकार दिया। उसके बाद हमने किसका दिया, भाई जी किसी प्रकार का किसी को कोई शोषण ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो उसके बाद हमने क्या दिया, जो जिसका अपना अलग धर्म है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अलग अलग प्रकार की जातियाँ हैं, धर्म है, भाषा है, तो उनको स्वतंत्रता दी गई। अभी उसके बाद क्या कर सकते हैं कि जो मान लो अभी एक इस कोने पे मतलब कि अल्पसंख्यक हैं, मान के चलो एक बार यहाँ पे छोटी छोटी मतलब जिसकी जनसंख्या मात्र 100 150 या 1 2 लाख जनसंख्या है, उसको वो भी तो रहने के लिए या उसको से जीवन जीने के लिए उसको एक आरक्षण दिया जाए, उसको एक विशेष सुविधा दी जाए। उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्पसंख्यकों के संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। इसी को हम, ठीक है, अभी हमारा ये ऐसे चला हुआ था। तो हमारी क्या थी, फिलोसफी के ऊपर हम अपनी पॉलिटी को अध्ययन कर रहे हैं और फिलोसफी पे ही हम आपको पूरा संविधान बता देंगे। तो आप मेरी बस लास्ट क्लास तक का वेट कीजिए, आपको ऐसे जैसे मेरे को याद है आपको भी ऐसे याद हो जाएंगे कि कैसे ये हमारा। और एक बार आपको अगर मान के चलो आपको अनुच्छेद 5 याद आ गया, तो 5 से आपको 4 भी रिलेट कर लो, फिर 6 भी रिलेट कर लो, फिर 6 से आपको 7 को रिलेट कर ले, वो ऐसे ही आपको ऐसे रिलेट करते हुए पढ़ लोगे। तो आज आपको बताने जा रहे थे क्या, अल्पसंख्यकों के संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। ये तो देखो आपको मैं बता देता हूँ क्या है कि हमारे जो भारत में है, जो अल्पसंख्यक की जो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ क्यों किसको कहते हैं पहले तो ये जान लो। जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जिसकी राज्य के अनुसार माइनॉरिटीज़ हैं, मतलब हमारे जो 28 राज्य हैं उसके अनुसार माइनॉरिटीज़ हैं, जिसके में मान लो कि राज्य में हिंदू बहुसंख्यक हैं। ठीक है, एक राज्य में बहुसंख्यक हिंदू नहीं है, जैसे पूर्वी भाग में या जो होते हैं हमारे पूर्वी भाग जो सेवन सिस्टर बोलते हैं उसमें हिंदू कम है। और जैसे कि हमारे यहाँ पे कर्नाटक में हो गए, इसमें ऐसे जो राज्य हैं जिसमें हिंदुओं की संख्या कम है, पर संविधान सभा में ऐसी कोई परिभाषा नहीं दी गई है। तो उसी के लिए ये स्कूल बनाए गए हैं, मतलब कि हमारे जो देश में है सबसे ज़्यादा स्कूल माइनॉरिटीज़ के लिए किसके स्कूल बनाए गए, उसकी शिक्षा के लिए सबसे पहले चंडीगढ़ है, फिर गोवा है, फिर तो ठीक है, फिर गोवा है, फिर केरला है, फिर मेघालय है, तमिलनाडु है, ये है हमारा। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में ये अपना 2.62, मतलब कि जितने स्कूल हैं उसका 2.62% भाग माइनॉरिटीज़ के वो हैं, स्कूल बनाए हुए हैं। ठीक है, ये तो हमारे हो गए स्कूल उनको। अच्छा जी,
जैसे स्कूल ही आपको बचपन की यादें आ रही होंगी, आपको स्कूल में बैठ के दरी फर्श बिछा करके और फिर हम लोग पढ़ाई करते थे। आज के टाइम पे बेंच वगैरह आई हुई है, कुर्सियाँ भी हैं कई स्कूलों में अच्छी। तो उनको स्कूल बनाने का अधिकार है अपना, एक अलग से उनको शिक्षा देने का अधिकार है। मतलब अल्पसंख्यकों की कोई भाषा है, मतलब कोई लैंग्वेज है, उसको अपने को पढ़ा सकते हैं, उनको बना सकते हैं, उसको बनाए रखने के लिए। ठीक है। दूसरा, वो अपने जो स्कूल पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी वगैरह की फैसिलिटी दे सकते हैं। तो ये ऐसा क्या होगा कि जिससे उनकी जो अल्पसंख्यकों की भाषा है तो वो उसको बनी रहेगी। जैसे हमारे मोदी सरकार भी ये कार्य कर रही है कि जो हमारी जो संस्कृति भाषा है उसको बनाए रखे, उसको फैलाने के लिए कार्य कर रही है। ये तो होती है माइनॉरिटी। मतलब माइनॉरिटी को कौन कौन सी है, जैसे किस कौन कौन है इसमें, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख, पारसी एंड जैन कम्युनिटीज हैं, जिसके 18,000 प्लस माइनॉरिटीज स्कूल है हमारे। ठीक है, ये तो माइनॉरिटीज है। इसमें क्या गया, ये आपको याद रखना पड़ेगा, माइनॉरिटीज में हिंदू को नहीं रखा गया है इसमें, ठीक है, संविधान के अनुसार। और इसमें इन सभी धर्मों को रखा हुआ है। दूसरी है जो ये संविधान की परिभाषा है, ये तो है हमारी संविधान की परिभाषा जो आप समझ सकते हो। अगर किसी भाई को हिंदी नहीं समझ में आ रही तो आप इंग्लिश में नोट डाउन कर सकते हो और इसको लिख सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ अपने हिंदी में और देसी भाषा में कि अनुच्छेद आर्टिकल क्या कहते हैं। सबसे पहले तो हम जो फिलोसफी है उसको समझो कि आप सोचो थोड़ा सा, बस सोचो कि अल्पसंख्यक क्या है, मतलब कि अल्पसंख्यकों को क्या अधिकार हो सकते हैं। अल्पसंख्यक मतलब कि अल्प, एक सेकंड रुकिए बस आप, थोड़ी मेरी लिखाई थोड़ी कमजोर है क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए बच्चे हैं, पर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारी अल्पसंख्यक है, मतलब एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो तो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी, मतलब कि वो कम है, संख्या में कम है। तो संख्या में कम है उनके लिए आप कोई चीज़ है, मान के चलो आपके घर पे कोई चावल कम है, तो चावल अगर कम है तो सबसे पहले क्या करोगे, उसमें सब्जियां डालोगे ताकि वो ज़्यादा रखें। तो इसी तरह से अल्पसंख्यक है तो उसको सबसे पहले उसको सुरक्षित रखने के लिए उनकी भाषा को क्या करोगे, सुरक्षा करोगे। उनका जो इन्वायरमेंट है उसको सुरक्षित करोगे, मतलब उनको पूरा जो भी उनका जो जंगल वगैरह में अगर रहते हैं, जंगल में आदिवासी वगैरह, तो उनको क्या करोगे, उनको जंगल को छेड़खानी नहीं करोगे, इन्वायरमेंट को अच्छे बनाए रखोगे। इसी तरह ये क्या कहा गया है इसमें, अल्पसंख्यकों को पहले तो उनको सुविधा दी जाएगी। क्या क्या सुविधा दी जाएगी, जैसे स्कूल बना दिए, बिल्डिंग बना दिए उनके लिए, उनके अलग से भाषा के आधार पर उनको वो दर्जा दे दिया गया। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं हम आर्टिकल की। आर्टिकल जो हमारा है 29, वो क्या कहते हैं। ठीक है, ये तो होगी अल्पसंख्यक की परिभाषा कि अल्पसंख्यक किसको कहते हैं, एक तो 50% से कम जनसंख्या हो उस देश में और उसको सुरक्षा देने के लिए उसकी भाषा के इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखा जाएगा। अब आर्टिकल 29 क्या कहता है कि भाषा, लिपि एवं संस्कृति से संरक्षण का अधिकार है। मतलब उसकी भाषा किस भाषा में है, कि कौन सी भाषा बोलते हैं। क्योंकि जैसे आपने हड़प्पा सभ्यता की अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो हड़प्पा सभ्यता की भाषा अभी तक पढ़ी नहीं गई है, जो भाषा मतलब लिपि है वो पढ़ी नहीं गई है, और उनकी भाषा तो अभी सुनने को मिलेगी नहीं क्योंकि वो अभी जीवित है नहीं वो लोग बाग। तो उनकी जैसे भाषा, लिपि एवं संस्कृति को सुरक्षित संरक्षण मतलब सुरक्षित रखने के लिए उनको एक अधिकार मिला हुआ है। अब इसमें आप सोच करके भी लिख सकते हो, ये कि 3 शब्द अगर लिख करके नोट बन गए आपके नोट्स, तो आपको आराम से याद करने की फिर ज़रूरत है नहीं। सबसे बात है कि राज्य द्वारा क्या किया जाएगा, वित्तीय सहायता प्राप्त की जाएगी। और राज्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बाद ये क्या करेंगे कि भाषा के आधार पर इनका कॉलेज स्कूल बनाया जाएगा। ठीक है, स्कूल बनाया दिया जाएगा। मान लो चलो इसमें 20% है, सरकार ने भागीदारी कर दी, वित्तीय सहायता दे दी। तो इसमें ये नहीं कि जो 20% अगर मान लो उसने सहायता दी राज्य ने, स्टेट ने, तो वो 20% का उसमें कानून या उसका नियम वगैरह बनाने में या जो प्रवेश करने का जो उनको अधिकार है तो उनमें छेड़खानी करेगा, ऐसा राज्य नहीं कर सकता। दूसरा क्या कर सकता है इसमें कि हमारे इसमें जाति, भाषा, प्रजाति, धर्म में के आधार पर जो भी मान के चलो
अभी जो राज्य सरकार के है इसमें मतलब क्या है कि राज्य सरकार द्वारा मतलब कि सरकार राज्य द्वारा अगर कोई स्कूल मान लो स्थापित किया जाता है, केंद्रीय विद्यालय वगैरह, जो केंद्रीय विद्यालय जो भी स्थापित किए जाते हैं, उसके आधार पर अगर कोई अल्पसंख्यक आता है तो उसमें एडमिशन उसको दे दिया जाएगा, प्रवेश दिया जाएगा। उसके आधार पर क्या होगा, ये भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप किस जाति से, आप किस भाषा, क्या भाषा आपकी, क्या प्रजाति है, क्या धर्म है। तो आपको जो मैंने आपको 4 शब्द बताए थे शुरू में, उनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया कर सकता। जैसे आपको एक शब्द लाइन याद होगी, हमारे पहले राष्ट्रपति जो थे कौन थे आपको याद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, कि कोस कोस पर बदले पानी। और ये आपने अनुभव भी किया होगा कि आप अगर 1-2 किलोमीटर या 5-10 किलोमीटर चलोगे तो हमारी भाषा बदल जाती है, और ज़्यादा टाइम दूर तक चलेंगे तो हमारी संस्कृति बदल जाती है, ठीक है। और ज़्यादा चलेंगे तो हमारी वाणी मतलब भाषा बदल जाती है। जैसे कि इसमें कहा है कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी, कि जैसे कि अभी यहाँ पे मेरी भाषा अलग है, आप जो पढ़ रहे हो आपकी भाषा अलग है, आपकी जो मधुर आवाज़ है, मेरी थोड़ी वैसी मोटी आवाज़ है। तो इसमें क्या है कि यही हमारे जो संविधान निर्माता इस चीज़ को अच्छी प्रकार से भली भांति जानते थे कि हमारे जो देश की विविधता है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान का निर्माण किया गया, ताकि सभी को सभी प्रकार की सुरक्षा दी जा सके। क्योंकि हमारा जो ब्रिटिश काल था, ठीक, उस टाइम पे हमारे साथ अनेक प्रकार के शोषण किया जाता था, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, जिससे हमारे संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, उनको सदस्य थे, उन्होंने अच्छी तरह से सहन किया था, उन्होंने अच्छी तरह से देखा गया था। आप एक मान के चलो अभी प्रजेंट में देख लो कि क्या क्या देख लो कि जो यूक्रेन का युद्ध है, ठीक है, यूक्रेन का युद्ध है, इजराइल का युद्ध है, अगर हमास पे है, अभी वो इजरायली हमास पे जा रहे हैं, कितना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं वहाँ पे, छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं। तो ऐसे महिलाओं को मारे जा रहे हैं, तो उस पर कैसे प्रकार के सोच, ज़्यादा दूर भी नहीं जाओगे तो आपके माता पिता या दादाजी अगर जिंदा होंगे तो 1971 का युद्ध है जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसके बाहर के इतिहास के बारे में जान सकते हो। तो उस टाइम पे भी कितना प्रकार का शोषण हुआ था, उस प्रकार को देखते हुए हमारे संविधान इसलिए सफल हुआ, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा आर्टिकल क्या कहता है इसमें, आर्टिकल 30, ये तो हो गया हमारी सुरक्षा बात, ठीक है। आर्टिकल 30 है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रबंधन का अधिकार। मतलब जो शिक्षण संस्थान है, मतलब जो स्कूल हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनको बनाने का उनको अधिकार है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया था कि वो कैसे कैसे उनको क्या क्या अधिकार है, ये एक आर्टिकल के द्वारा मैं आपको बता दिया कि कौन कौन से उनको अधिकार दिए गए हैं। बस शिक्षण संस्थान मतलब भाषा एवं धार्मिक आधार पर, मतलब कि सिर्फ भाषा के आधार पर और धार्मिक के आधार पर उनकी शिक्षा संस्थाएं होंगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, संस्थाओं की स्थापना की जाएगी। जैसे किसी की कोई अल्पसंख्यक की कोई भाषा है, नृत्य है, मुक्ति है, मैत्य है, ऐसी जो भाषा होती है उनको शिक्षण संस्थाएं बनाई गई हैं। उनको अपना अलग से शिक्षा देने का स्कूल या यूनिवर्सिटी बनाने का उनको अधिकार दिया गया। उसके बाद क्या गया होगा, इसमें राज्य क्या होगा, राज्य संपत्ति दे सकता है, मतलब कुछ हिस्सेदारी दे सकता है। राज्य क्या कर सकता है, संपत्ति दे सकता है, मतलब संपत्ति के अर्जन पर निर्धारित राशि प्रदान कर सकता है। कि कोई मान के चलो कोई बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले तो ज़मीन चाहिए ना, तो ज़मीन प्राप्त करने के लिए, और ज़मीन का जो है वो स्टेट लिस्ट में है भूमि का, ठीक है। वो स्टेट लिस्ट के जो राज्य है जो वो भूमि देगा, भूमि देने के बाद वो क्या करेगा, उसमें अपनी बिल्डिंग वगैरह बनाएंगे, उसी से हमारी शिक्षा व्यवस्था बनेगी और अल्पसंख्यकों को कि जो संस्कृति है वो सुरक्षित रह पाएगी। इसीलिए उनको क्या किया गया, संपत्ति अर्जन करने का इनको अधिकार दिया गया है। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि ये तो अल्पसंख्यक का अभिप्राय क्या है कि 50% से कम होनी चाहिए, कितनी 50% से कम जनसंख्या होनी चाहिए। और ये किसके आधार पे है, राज्य के आधार पर, मतलब स्टेट के आधार पर है।
ये नहीं पूरे देश के हिसाब से, जैसे हरियाणा में अलग है, और हरियाणा में जैसे मुस्लिम अल्पसंख्यक है, ठीक है। कर्नाटक में जाओगे तो इधर जाओगे तो क्या कहेगा, मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे, हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। जैसे पंजाब में जाओगे तो सिख हो जाएंगे अल्पसंख्यक, और यहाँ पे हरियाणा में या राजस्थान में जाओगे तो वहाँ पे सिख क्या हो जाएंगे, अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो ऐसे है। और इसमें क्या कहा ये परिभाषा जो दी गई है, ये किसके अनुसार दी गई, ये सुप्रीम कोर्ट ने दी है, सर्वोच्च न्यायालय ने इनकी इसकी व्याख्या की है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इसका वो नहीं दिया गया, परिभाषा नहीं दी गई, ये हमारे न्यायालय के अनुसार है, ठीक है। अगला क्या है, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान। अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित, मतलब जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान किसको कहते हैं, जो अल्पसंख्यक सदस्य द्वारा स्थापित होती हैं, मतलब कि जिसके सिर्फ अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज के द्वारा ही शैक्षणिक जो संस्थाएं बनाई जाती है, जैसे कोई बिल्डिंग बनाई, और ये सिर्फ किसके द्वारा बनाई गई हुई हो, अल्पसंख्यक के द्वारा, सिर्फ मतलब कि जो समुदाय बना दिया अल्पसंख्यक, उसके द्वारा ये बिल्डिंग बनाई गई चाहिए हो, सरकार के ने फंडिंग कर दी हो या किसी वैसे दे दिया गया हो, ठीक है, इस ये है, बना दी गई हो। अच्छा जी, ये तो हो गए हमारे शैक्षणिक संस्थान बना सकते हैं, और इसको माइनॉरिटीज़ के बारे में बता दें, उनके अधिकार के बारे में बता दिया। दूसरी सबसे बहन और बड़ी बात क्या आती है इसमें, इनको अधिकार क्या क्या है, मतलब इनका प्रबंधन का स्थापना एवं प्रबंधन का अधिकार क्या क्या है। सबसे पहले तो इसके सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में व्याख्या की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये फीस निर्धारित कर सकते हैं, मतलब कि मान लो स्कूल बन गए, स्कूल बनने के बाद ये फीस को क्या करते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। किसी ने मान लो अपने यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने की दाखिला कर दिया 10,000 रुपये, ठीक है, मतलब माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज का तो वैसे 10,000 नहीं हो सकता, मतलब 1,000 रुपये, ठीक है, 1,000 रुपये कर दिए या 500 रुपये कर दिए, ऐसा कुछ कर दिए। उसके बाद ये क्या करते हैं, फीस ले सकते हैं, पर डोनेशन नहीं ले सकते। मतलब दान किसी को अगर फंडिंग करनी हो तो ये डोनेशन नहीं ले सकते, फीस ले सकते हैं। आपको ये है कि याद रख सकते हैं, ठीक है, डोनेशन का इनको अधिकार नहीं है, किसी से भी ये डोनेशन नहीं ले सकते। दूसरा, इसके कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकते हैं। दूसरा क्या है इनमें, कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार, पर जो नियुक्ति का योग्यता है, योग्यता क्या होगी, उसका अधिकार नहीं है इसको, कि योग्यता कौन सा तय करेगा, ये गवर्नमेंट तय करेगी किस आधार पर उसकी नियुक्ति होगी, ठीक है, ये कौन करेगा, निर्धारित योग्यता हमारी सरकार करेगी। सबसे पहले जो है एक केस आया था TMA पाई फाउंडेशन के नाम से, केस आया था कितने 2003 में। तो 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें व्याख्या की थी कि सरकार से अनुदान नहीं प्राप्त करने वाले संस्थान, ठीक है, कि इसमें क्या कहते हैं, जो सरकार से अनुदान नहीं प्राप्त करेंगे, मतलब कि जो सरकार, जो ऐसी संस्थाएं हैं, जो ऐसी शैक्षणिक संस्थान हैं जो सरकार से अनुदान नहीं प्राप्त करती ना, उसके बारे में ऐसी हमारे सुप्रीम कोर्ट की ने ये व्याख्या की गई थी, परंतु ये अभी सभी संस्थानों पर लागू कर दी गई है, ऐसे ये सभी। अच्छा जी, इसमें क्या कहा करती कि ये जो शैक्षणिक संस्थाएं से सरकार से अनुदान प्राप्त कर सकती हैं, मतलब उनसे कुछ सहायता ले सकती है सरकार से, कुछ सहायता प्राप्त करके, और अपने सरकार से सहायता प्राप्त करके और अपनी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना कर सकती है, या कुछ और अन्य कल्चर एक्टिविटीज कर सकते हैं, जिससे उनकी संस्कृति को बनाए रखा जा सके। उसके बाद क्या गया, एक नया संविधान का संशोधन किया गया, 93वां संविधान संशोधन आया। 93वें संविधान संशोधन में क्या क्या किया गया कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाएं, मतलब जो अपने KVS जो है केंद्रीय जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, और उनमें और प्लस निजी, सरकार क्या कर सकती है, अल्पसंख्यकों के लिए दाखिला दर्जन के लिए आरक्षण दे सकती है, मतलब उनको आरक्षण दे सकती है, उनको विशेष छूट दे सकती है।
ठीक है। और ये किस आरक्षण किस किस को मिलता है, ये हमारे एक तो ओबीसी को मैंने बताया था आपको, एक एसटी को और एक एसटी को भी दे सकती है। और ये आरक्षण और इनके अलावा किसको भी दे सकती है, अल्पसंख्यक को। बट दूसरी सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज बात ये आपको याद करने की क्या है, जो अल्पसंख्यकों का है, अल्पसंख्यकों का जो स्कूल होता है, शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं, ठीक है, जो उनमें क्या होता है कि इनको आरक्षण नहीं होता, इनका आरक्षण नहीं होता। ये आपको बात याद रखने की जरूरत है कि जनरल कैटेगरी का भी इसमें आप ऐड कर सकते हो कि जनरल कैटेगरी का भी इसमें आरक्षण नहीं हो सकता किसी अलग, वो अपनी मन मर्जी से कुछ सीटें मतलब दे सकते हैं दाखिला, ये नहीं कि उसमें आरक्षण आप प्रवेश नहीं ले सकते, इसकी शैक्षणिक संस्थाओं में ले सकते हो पर वो आरक्षण नहीं होता। बस केंद्रीय शैक्षणिक और निजी में हम आरक्षण गुना रखते हैं अल्पसंख्यकों का और अनुसूचित जाति का, जनजाति का और पिछड़ा वर्ग का। बट इसमें किसमें, अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थाओं में इनका आरक्षण नहीं हो सकता। और दूसरी सबसे, और अभी करंट में रिसेंटली में 2014 की व्याख्या है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मैंने आपको कितनी व्याख्या बता दी, एक तो शुरू में जो बताया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अल्पसंख्यकों का अभिप्राय मतलब उसकी परिभाषा बताई। दूसरी क्या बताया मैंने कि क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वो क्या फीस ले सकते या नहीं ले सकते। तीसरा क्या बताया मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट की जो है क्या कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत जो आरक्षण दिया गया 2014 में, ठीक है, उसमें शिक्षा के अधिकार में, और शिक्षा का अधिकार जो है मैंने आपको पहले बताया था कौन सा अधिकार है, हमारा मूल अधिकार है शिक्षा का अधिकार। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए आपको मैंने कौन सा बताया। शिक्षा का अधिकार में जो आरक्षण है वो आरक्षण कहाँ पे लागू नहीं होगा, वो हमारा अल्पसंख्यक पे लागू नहीं होगा। अल्पसंख्यक की जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, जो शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पर लागू नहीं होगा, ये आपको याद रखना होगा। 2014 में जो शिक्षा के अधिकार के जो आरक्षण है वो कहाँ पे लागू नहीं होगा, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पे। ये था आज का हमारा जो अधिकार है किसका, अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि और संस्कृति के सुरक्षित रखने के लिए जो हमारा अनुच्छेद 29 और 30 है उसके बारे में मैंने आपको बताया। ये क्या क्या बताया देखो, आपको एक बार थोड़े से रिकॉल करा देते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ये कि हमारे संविधान का निर्माता क्या, निर्माण जो है वो कैसे हुआ। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमारे जो देश में अल्पसंख्यकों के स्कूल कितने हैं, किस किस राज्य में सबसे ज़्यादा हैं, जिस राज्य में ज़्यादा अल्पसंख्यक है उस राज्य में ज़्यादा स्कूल वगैरह बनाए गए हैं, जैसे मेघालय में। उसके बाद उसको स्कूल वगैरह बताए गए कि उसको स्कूल बनाए गए। उसके बाद लाइब्रेरी वगैरह का अधिकार वो बना सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि अल्पसंख्यक में कौन कौन से आते हैं। उसके बाद इसको यो आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर इंग्लिश में जानना चाहते हो तो ये है। उसके बाद मैंने आपको अपनी भाषा में बताया कि उनको लिपि, भाषा, संस्कृति का अधिकार है। केंद्र द्वारा कोष प्राप्त कर सकते हैं, कोष कोष पर बदले पानी चाल कोष परवान, ये सबसे आपको ऐसे वगैरह में लिखने की कोशिश कर सकते हो, इसको कभी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने आपको बताया अल्पसंख्यक किसको कहते हैं। उसके बाद उनको शैक्षणिक संस्थाओं को क्या क्या अधिकार हैं और उनको कौन कौन कैसे उनको संचालित करते हैं। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो व्याख्या की गई है हमारे केस वगैरह हैं उसको मैंने आपको बताया। ये था आज का हमारा डिस्कशन। और कैसा लगा आज की हमारी वीडियो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बता सकते हैं।